हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं अपने स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका 1991 का फेज, यानी कि आज की इस क्लास के अंदर बात करेंगे लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की। जी हाँ, 1950 से लेकर 1991 तक का क्या फेज रहा, उसके अंदर क्या क्या भारत के द्वारा जो है समस्या जो फेस की गई आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेकर 1991 तक। क्योंकि 1991 के बाद क्या होता है कि एलपीजी रिफॉर्म्स आ जाते हैं, जिसे कि लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म बोला जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक को समझने वाले हैं, राइट। कि ये एलपीजी रिफॉर्म्स जो थे ये क्या थे, क्यों आए, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक जो है वो बेसिकली हम लोगों ने कवर करने हैं इसके अंदर। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। ये क्या था, एक अप्रेजल था बेटा, है ना। तो क्या कहता है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो लर्नर्स है यानी कि जो स्टूडेंट्स है उनको क्या सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा, अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द रिफॉर्म पॉलिसीज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1991, राइट। क्या बैकग्राउंड था, राइट, व्हाई दिस रिफॉर्म्स वर बेसिकली टेकन आउट, क्यों ये रिफॉर्म्स जो थे वो लाए गए थे। उसके बाद समझेंगे द मैकेनिज्म थ्रू विच रिफॉर्म्स पॉलिसीज वर इंट्रोड्यूस्ड, कैसे क्या मैकेनिज्म रहा जिसके थ्रू ये जो रिफॉर्म्स थे वो लेकर आए गए। और तीसरा है कॉम्प्रिहेंड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, राइट। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ वैश्वीकरण हुआ चीज़ों का, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है जब एक कंट्री की इकोनॉमी को हम लोग इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, किसके साथ में, वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में, तो उसको बोला जाता है क्या, ग्लोबलाइजेशन। तो उसके क्या इंप्लीकेशन देखेगा इंडिया के ऊपर। और लास्ट में बी अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म प्रोसेस इन वेरियस सेक्टर, के अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर ये जो रिफॉर्म्स थे इनके क्या क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिले। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो क्या कहा गया है, कहा गया सर, देयर इज कंसेंसस इन द वर्ल्ड टुडे दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट all and the GDP is not necessarily a measure of a progress of a society। एक important बात यहाँ पर बोली गई और बहुत अच्छी बात यहाँ पर बोली गई है। क्या बोली गई है कि सर यहाँ पर ये कई बार हमारे द्वारा माना जाता है कि सर जो आज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, राइट, वो जीडीपी जो है उसके लिए एक पैरामीटर नहीं है। अगर मुझे एक इकोनॉमी की प्रोग्रेस बतानी है तो उसको इससे नहीं बताया जा सकता कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा जीडीपी है, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। किसके द्वारा बोला गया था, के.आर. नारायणन के द्वारा बोला गया था, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं भारत के, राइट। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी बेसिक कि क्या थे एलपीजी। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ तो क्या बोला गया यहाँ पर, You have studied in the previous chapter that since independence India followed the mixed economy framework, right। आप सबने समझा कि इंडिया ने कैसा स्ट्रक्चर अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो वो बेसिकली क्या है लेकर आए। और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या था कि सर ना तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैपिटलिस्ट होगी, ना ही जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो सोशलिस्ट रहने वाली है, बल्कि हमने क्या करा, कुछ बेनिफिट जो कि हमें कैपिटलिस्ट से मिले हमने उसको ले लिया, और कुछ बेनिफिट जो हमें सोशलिस्ट से मिले हमने उसको ले लिया, और मिलकर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए जिसको बोला गया हमारे द्वारा क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। यानी कि जो दोनों ही पैरामीटर्स को क्या करेगी या फिर दोनों ही फीचर्स को क्या करने वाली है, एक्सेप्ट करने वाली है, राइट। बाय कंबाइनिंग द एडवांटेजेस ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम विद दोस ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, some scholars argues that over the year this policy resulted in the establishment of a variety of rules and law which were aimed at controlling and regulating the economy, right। यहाँ पर क्या बोला गया कि हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो वो लेकर आए, और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर हमने क्या कोशिश करी कि जो फायदे हैं किसके, सोशलिस्ट इकोनॉमी के और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, उन फायदों को साथ में इंटीग्रेट करके नया कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर लेकर आए। Ended up instead in hampering the process of growth and development. Other states that India, which started its development path from near stagnation, India क्या था, कैसी इकोनॉमी थी, आपको पता है कि एग्रीकल्चर जो था, राइट, बेसिक एग्रीकल्चर जो था, जो बेसिक सेक्टर था, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी के अंदर, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या देखा गया, स्टैग्नेशन जो है वो बेसिकली देखी गई, रुका हुआ था। हैज सिंस बीन एबल टू अचीव ग्रोथ इन सेविंग, developed a diversified industrial sector which produce a variety of goods and has experienced sustained expansion of agriculture output which has ensured food security। यानी कि हम
ने अपनी शुरुआत जो वो कैसे करी, एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी से हम लोगों ने अपनी शुरुआत करी और आगे चलकर हम लोग किस तरह से ग्रो करते चले गए और इंडिया के अंदर जो बाकी सारे सेक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी के टाइम पर, ये बात यहाँ पर बोली गई। लेकिन हमने कैसे शुरू किया था, क्योंकि शुरुआत को कभी भी हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि शुरुआत किस तरह से रही। तो इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी थी, स्टैग्नेंट हो चुकी थी, रुक चुकी थी एक जगह पर। उसके लिए ग्रोथ, उसको पुश करने की आवश्यकता थी और वो पुश किया गया, राइट। और कैसे किया गया, जैसे कि एलपीजी रिफॉर्म्स को लेकर आया गया, राइट, उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस या फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इस स्टैग्नेंट इकोनॉमी को कन्वर्ट करने के लिए या फिर इस स्टैग्नेंट इकोनॉमी को एक डेवलपिंग इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव पर लेकर जाने के लिए। 1991 के अंदर क्या होता है, इंडिया मेट अप विद अ इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटेड टू इट्स एक्सटर्नल डेट, राइट, बाहर के डेट, यानी कि बाहर से पैसा जो था गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा उठा लिया था। अब समस्या क्या है, डेट तो उठा लिया लेकिन पैसा पे करने के लिए पैसे ही नहीं है, तो क्या करेंगे सर, कहते हैं सर द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू मेक रिपेमेंट ऑन इट्स बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से पैसा उठाया लेकिन उसके रिपेमेंट नहीं कर सकते हैं सर, क्यों, क्योंकि पैसा ही नहीं है सर रिपेमेंट करने के लिए। कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स which we generally maintain to import petroleum and other imported items dropped to level that were not sufficient for even a fortnight, right। हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि हम 14 दिन का रिजर्व जो है उसको भी मेंटेन करके रख सके, इतना भी हमारे पास पैसा नहीं बचा था। तो क्या बोला गया, कहता है 1991 के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर आती है इकोनॉमिक क्राइसिस, किससे रिलेटेड, एक्सटर्नल डेट, यानी कि हमने बाहर से पैसा तो बहुत ज़्यादा बोरो कर रखा था लेकिन हमारे पास इतने भी रिजर्व्स नहीं थे कि हम लोग क्या कर सके, 14 दिन का इंपोर्ट भी कर सके पेट्रोलियम का, राइट। तो क्या बोला गया, द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू मेक रिपेमेंट्स ऑन इट्स बोरोइंग, गवर्नमेंट जो है बोरिंग्स के ऊपर रिपेमेंट नहीं कर पा रही थी अब्रॉड में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, राइट, विच वी जनरली मेंटेन, जो मेंटेन किए जाते थे क्या करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए पेट्रोलियम और अदर इंपॉर्टेंट आइटम्स को, वो भी क्या हो गए, ड्रॉप हो गए, यानी कि हमारे पास वो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो नहीं बचे थे, राइट। द क्राइसिस वॉज फर्दर कंपाउंडेड बाय राइसिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स, और इसकी वजह से क्या हुआ, और साथ ही साथ में क्या हुआ, इसके बाद साथ ही साथ में क्या हुआ बेटा, ये समस्या तो थी ही थी लेकिन इसके साथ साथ ये हुआ कि जो हमारे प्राइसेस थे एसेंशियल गुड्स के वो भी बढ़े। ऑल दिस लेड टू द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ पॉलिसीज मेजर्स विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ आवर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, और ये सारी समस्या रही और इन समस्या के कारण जो भारतीय सरकार के द्वारा सोचा गया कि भैया ऐसे काम तो नहीं चलाया जाएगा या फिर ऐसे काम नहीं चलाया जा सकता, अब हमें कुछ नया करना पड़ेगा। तो उसका नया कॉन्सेप्ट या नया वर्जन क्या था कि हम लोग लेकर आते हैं एक अपनी 1991 की पॉलिसीज, जिसको बोला जाता है एलपीजी रिफॉर्म्स, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स, राइट। और उसने क्या करा, जो हमारी ये जो डायरेक्शन है, ये जो पॉलिसी है, पॉलिसी मेजर्स है, इसकी डायरेक्शन इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ द क्राइसिस, मेजर दैट द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड एंड देयर इंपैक्ट ऑन द वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए गए और उसका क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिला अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर, उसके बारे में काफी ज्यादा डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि सर ये कैसे कैसे हुआ। कैसा, द ओरिजिन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 1980। कहता है ये जो क्राइसिस है ना, ये इसलिए था क्योंकि 1980 के अंदर, यानी कि 1980 के अंदर जो भारत की इकोनॉमी थी, राइट, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, मिसमैनेजमेंट हुआ, यानी कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाया रिसोर्सेज का, यानी कि मैनेजमेंट वाज नॉट एबल टू बी अप टू दैट मार्क, राइट। तो मैनेजमेंट जो था वो उतना ज़्यादा खास नहीं था, राइट। वी नो दैट फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस पॉलिसीज एंड इट्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन द गवर्नमेंट जनरेट फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज टैक्सेशन, रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एटसेट्रा, राइट। हमने क्या पढ़ा कि सर जो जनरली क्या होता है, हमें ये पता है कि अगर हमें वेरियस पॉलिसीज को जनरेट करना है या फिर एडमिनिस्ट्रेट करना है तो गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और राइट, तो वो कहाँ से आता था, टैक्सेस से हमारा पैसा आता था, राइट। रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस चल रही थी उनसे पैसा आता था। व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम द गवर्नमेंट बोरोज द फाइनेंस टू डेफिसिट फ्रॉम द बैंक्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द पीपल विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब क्या होता था कि सर अगर घाटा होता था तो क्या करते थे, हम लोग पैसा उठा लेते थे, और पैसा कहाँ से उठाते हैं, लोगों से भी लेते थे, बाहर से भी लेते थे, राइट। तो क्या होता है, डेफिसिट का मतलब क्या है, जब आपकी रिसीट्स जो है, जब आपके रिसीट्स जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए आपके एक्सपेंडिचर तक, यानी कि आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है लेकिन आपकी इनकम जो है वो बहुत ज्यादा कम है, तो ये क्या आने वाली है, समस्या आने वाली है। व्हेन वी इंपोर्ट गुड्स लाइक पेट्रोलियम वी पे इन डॉलर्स,
विच वी अर्न फ्रॉम आर एक्सपोर्ट। यानी कि अब जाहिर सी बात है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या चलने वाला है, डॉलर चलने वाला है, लेकिन डॉलर में पेमेंट करने के लिए हमारे पास डॉलर के रिजर्व भी तो होने चाहिए, तभी तो मैं डॉलर्स के अंदर पेमेंट कर सकता हूं। अदरवाइज ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि डॉलर के अंदर क्या की जा सके, पेमेंट की जा सके। अब ये समस्या थी सर, तो अब समस्या का क्या चाहिए सर, सोल्यूशन देखना पड़ेगा, राइट। तो क्या बोला गया, कहता है सर डेवलपमेंट पॉलिसीज रिक्वायर्ड दैट इवन दो द रेवेन्यूज वर वेरी लो, रेवेन्यू बहुत कम थी, द गवर्नमेंट हैड टू ओवरशूट इट रेवेन्यू टू मीट चैलेंजेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, राइट। अब हुआ क्या सर, डेवलपमेंट पॉलिसीज की जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि सर हमारे जो रेवेन्यूज था वो क्या था, बहुत ज़्यादा कम था। तो गवर्नमेंट को क्या करना था, इस रेवेन्यू के चैलेंजेस को से निकलना था, और साथ ही साथ में अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और पॉपुलेशन जैसे कॉन्सेप्ट के ऊपर भी ध्यान देना था। द कंटिन्यूड स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट डिड नॉट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू, यानी कि खर्चे ज़्यादा थे, गवर्नमेंट के क्या थे, एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, लेकिन जिस हिसाब से एक्सपेंसेस कर रही थी गवर्नमेंट, उस हिसाब से उसके रेवेन्यूज जो थी वो जनरेट नहीं हो रही थी, राइट। मोreover the government was not able to generate sufficiently from इंटरनल सोर्स सच एज टैक्सेशन, टैक्स से भी पैसा इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था। एंड व्हेन द गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग अ लार्ज शेयर ऑफ द इनकम ऑन एरियाज व्हिच डू नॉट प्रोवाइड इमीडिएट रिटर्न्स सच एज सोशल सेक्टर्स एंड डिफेंस, देयर वाज अ नीड टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू इन अ हाईली एफिशिएंट मैनर। इसलिए जरूरत पड़ी कि बाकी सारी रेवेन्यू को प्रॉपर तरीके से क्या किया जाए, यूटिलाइज किया जाए। द इनकम फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वॉज ऑल्सो नॉट वेरी मच हाई टू मेट द ग्रोइंग एक्सपेंडिचर, यानी कि कहीं से पैसा आ ही नहीं रहा था, किसी भी सोर्स से रेवेन्यू जनरेट हो ही नहीं पा रहा था जिस हिसाब से गवर्नमेंट खर्चा कर रही थी। तो दिक्कत क्या थी कि सर अब ऐसे सोर्सेज को देखने की जरूरत है, ना तो टैक्स से पैसा आ रहा था, ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से पैसे आ रहा था, लेकिन खर्चा जो था वो बढ़ता ही जा रहा था, राइट। तो यहां पर क्या बोला जाता है, कहता है सर at times our foreign exchange borrowed from other countries and international financial institution was spent on meeting consumption needs, right। कई बार क्या होता था कि जो हम फॉरेन एक्सचेंज जिसको क्या बोरो करते थे डिफरेंट कंट्री से, यानी कि बाहर से जो पैसा उधार में लेकर आया करते थे, या फिर जो भी हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे द्वारा जो हमारे द्वारा पैसा जो है वो रेस किया जाता था, उसको हम अपने कंजम्पशन नीड्स के लिए यूज़ करते थे सर, कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो जनता है, उसकी जो कंजम्पशन नीड्स है को कैसे फुलफिल करवाया जा सके, इस तरह से उठा के किया करते थे। नीदर वॉज एन अटेम्प्ट मेड टू रिड्यूस सच profligate spending nor sufficient attention was given to export to pay the growing imports, right। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया, इस चीज़ के ऊपर सोचा ही नहीं गया कि किस तरह से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट्स के ऊपर किस तरह से ध्यान दिया जाए, राइट। इन चीज़ों को पीछे रखा। इन द लेट 1980s गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगन टू एक्सीड इट्स रेवेन्यू by such large margin that meeting the expenditure through borrowing become unstable। तो क्या हुआ, 1980 के अंदर गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे उसके रेवेन्यू के अगेंस्ट में। इसका मतलब कि हमें क्या था, बहुत ज़्यादा मार्जिन जो था वो रखना पड़ा, क्या करने के लिए, एक्सपेंडिचर करने के लिए, किसके थ्रू, बोरोइंग्स के थ्रू, राइट। प्राइसेस ऑफ मैनी एसेंशियल गुड्स रोज शार्पली। अब इसका क्या परिणाम होगा बेटा, रिसोर्सेज नहीं है, राइट, रिसोर्सेज का अभाव है अब, लेकिन तो क्या होगा बेटा, प्राइसेस जो होंगे वो कमोडिटीज के क्या होंगे, जनरली बढ़ेंगे। इंपोर्ट ग्रू एट अ वेरी हाई रेट विदाउट मैचिंग ग्रोथ ऑफ द एक्सपोर्ट। इंपोर्ट बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था। इसका मतलब कि हमारे पास डेफिसिट रहने वाला है, हमारे एक्सपेंडिचर जो वो बढ़ने वाले हैं, लेकिन हमारी रेवेन्यू जो है उसके संदर्भ में उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, राइट। तो क्या कहता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन टू अ लेवल दैट वाज नॉट एडिक्वेट टू फाइनेंस इंपोर्ट फॉर मोर देन 2 वीक। तो इतना ज़्यादा हमारा जो फाइनेंसिस थे वो इतना ज़्यादा फाइनेंशियल स्थिति जो थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी हमारी, कि हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि हम 2 वीक से ज़्यादा इंपोर्ट्स को सस्टेन कर सकें। देयर वॉज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज टू पे द इंटरेस्ट दैट नीडेड टू बी पेड टू द इंटरनेशनल लेंडर। इतना भी पैसा नहीं बचा था हमारे पास कि हम इंटरेस्ट का पैसा भी पे कर सकें अगेंस्ट जिस पैसे को हमने क्या किया था, रेस किया था, कहाँ से, बाहर से। ऑल्सो नो कंट्री और इंटरनेशनल फंडर आर विलिंग टू लैंड टू इंडिया। अब क्या हुआ था बेटा, अब पैसे ही नहीं थे देने के लिए, तो कोई हमें पैसा क्यों देगा। अब भाई मान लो, सपोज करो एक ऐसी सिचुएशन है कि मैंने किसी से पैसा उधार ले रखा है, मैं उसके पैसे ही पे नहीं कर पा रहा हूं, तो किसी और पर्सन के पास पैसे लेने जाऊंगा तो वो भी मुझे पैसा नहीं देगा। वो सीधी सी बात बोलेगा कि सर आपने उनके पैसे तो दिए नहीं, तो इसका मतलब कि सर आपके पास पैसे देने के लिए है ही नहीं, और जब आपके पास पैसे ही नहीं है देने के लिए तो आप हमारा पैसा कैसे हमें वापिस करोगे, मोड़ोगे, तो किस तरह से आप हमें पे करोगे। तो जब आप पे ही नहीं कर पाओगे तो हम आपको क्यों दें सर, है ना। तो क्या कहता है सर,
इंडिया अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंडिया जो है वो कहाँ चला जाता है, IBRD के पास चला जाता है, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के पास, जिसको अब बोला जाता है क्या बेटा, वर्ल्ड बैंक। एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास चला जाता है, राइट। अब लास्ट चारा उसके पास क्या बचता है कि कोई अब दे ही नहीं रहा था, कोई अब उधार दे ही नहीं रहा, तो इंडिया के पास एक चारा बचता है कि वो IBRD के पास जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के पास, राइट, जिसको अब वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, या फिर साथ ही साथ है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाता है कि भैया हमें क्या कर दो, पैसा दे दो, ताकि हमारी जो परिस्थितियां हैं वो ज़्यादा बेहतर हो सके। और IBRD उन्हें क्या करता है, देता है क्या, $7 मिलियन एज लोन टू मैनेज द क्राइसिस। ये जो हमारी परिस्थितियां हैं, ये जो हमारी क्राइसिस है, इस क्राइसिस से उभरने के लिए हमें $7 मिलियन जो है वो दिए जाते हैं, किसके द्वारा, हमारे IBRD के द्वारा। फॉर अवेलिंग द लोन दिस इंटरनेशनल एजेंसी एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी बाय रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। तो इंडिया अभी तक क्या था, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा के रखता था, लेकिन जैसे ही अब 2 हफ्ते तक के इंपोर्ट के पैसे नहीं थे हमारे पास, तो हमारे सामने क्या परिस्थितियां थी कि हम किसी और से पैसा लेने के लिए जाएं, लेकिन कोई हमें पैसा देने के लिए तैयार ही नहीं था। तो लास्ट में हमारे पास चारा क्या बचा कि हम IBRD के पास जाएं। इंडिया IBRD के पास गया, जिसको क्या वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, और उनके पास गया और उनको बोलता है कि भैया हमें क्या कर दो, लोन दे दो। उन्होंने एक शर्त रखी कि हम तुम्हें लोन तो देंगे, और लोन दिया भी कितना, $7 मिलियन का, लेकिन एक शर्त रखी कि अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर दो, लिबरलाइज कर दो, फ्री कर दो सर अपनी इकोनॉमी को, यानी कि बाहर के जो प्लेयर्स हैं वो भी आपकी इकोनॉमी के अंदर आके क्या कर सके, राइट, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें, वो भी चीज़ों को क्या कर सके, आपकी इकोनॉमी के अंदर आके बेच सकें। इसी शर्त के साथ उन्होंने, राइट, क्या बोला कि हम आपको ये पैसे देंगे। तो क्या बोला गया, अगर ये लोन आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल एजेंसीज ने एक्सपेक्ट किया इंडिया से कि वो लिबरलाइज करेगी, ओपन करेगी अपनी इकोनॉमी को, रिमूव करके रिस्ट्रिक्शंस को, किसके ऊपर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, राइट। साथ में क्या कहता है, reduce the role of the government in many areas and remove trade restrictions between India and other countries। यानी कि restrictions को हटाओ, सारी चीज़ों को रिमूव करो, तब जाकर हम आपको क्या देंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे। इंडिया एग्री टू द कंडीशंस। अब क्या करें भैया, पैसे ही नहीं है, स्थिति ऐसी बन चुकी है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, हमें बात माननी पड़ी और इंडिया ने एग्री किया। क्या बोला इंडिया ने, that India agreed to the conditionalities of the World Bank and IMF and announced the new economic policy, जिसको कि NEP भी बोला जाता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंडिया ने क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया, और बोला सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो लेकर आ जाएंगे। कहता है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंसिस्टेड of wide-ranging economic reforms. The thrust of the policies was toward creating a more competitive environment in the economy and removing the barriers to entry and growth of the firms. तो इंडिया ने क्या बोला, राइट, यहाँ पर बोला कि हम बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, और मेन पॉलिसीज किस चीज़ के ऊपर थी कि हम एक कंपिटिटिव इन्वायरमेंट जो है वो बनाएंगे एक इकोनॉमी के अंदर, और जिस भी तरह के बैरियर्स हैं एंट्री और एग्जिट से रिलेटेड, किसी भी फॉर्म्स की, है ना, पहले क्या होता था, रिस्ट्रिक्शन होता था, लाइसेंस राज था, राइट, लाइसेंस लेना पड़ता था हर चीज़ को लेकर, और गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट बैरियर्स भी लगाए जाते थे ताकि चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके कि कौन कितना पार्टिसिपेट कर सकता है एक इकोनॉमी के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा डिफाइंड था। तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया सर, है ना, गवर्नमेंट ने उस चीज़ को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो क्या बोला गया, दिस सेट ऑफ पॉलिसीज कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। इस यानी कि जो पॉलिसीज लेके आई गई, इसको 2 ग्रुप में क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। सबसे पहले द स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, राइट। एक क्या था हमारे पास, स्टेबलाइजेशन, यानी कि इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए स्टेबलाइजेशन मेजर्स लाए गए, और दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने के लिए स्ट्रक्चरल मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आए गए। स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर शॉर्टन या फिर शॉर्टन मेजर्स इंटेंडेड टू करेक्ट सम ऑफ द वीकनेस दैट हैव डेवलप्ड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। तो यहां पर क्या बोला गया, जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स लेकर आए गए, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स थे जो बेसिकली जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो दिक्कत आ रही थी उसको सही करने के लिए लेकर आए गए, एंड टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, और जो इन्फ्लेशन हो चुकी थी यानी कि इकोनॉमी के अंदर इतनी जो महंगाई हो चुकी थी उसको कंट्रोल करने के लिए लाए गए। इन सिंपल वर्ड्स दिस मीन्स दैट देयर वाज अ नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड कीप द राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल, यानी कि अब जो ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं इस प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, ये रिफॉर्म्स लेकर आने पड़े।
ऑन द अदर हैंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज आर लॉन्ग रन मेजर्स। जो हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पॉलिसीज यानी कि जो स्ट्रक्चर है इंडिया का भी, उसको क्या करना है, चेंज करना है। यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी से हटकर अब हमें क्या बनना है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जाना है। तो उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करेंगे, उसके ऊपर हम सर्विस सेक्टर के ऊपर भी काम करेंगे, इनके ऊपर ध्यान दिया गया। एम्ड एट इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग इट्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने की बात की गई यहाँ पर, राइट। यानी कि इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ हम ज़्यादा कंपीट करने वाले हैं, उनसे ज़्यादा मिलकर काम करने वाले हैं। कैसे? बाय रिमूविंग द रिजिडिटी इन वेरियस सेगमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जो रिजिडिटी है, उस रिजिडिटी को खत्म करने की बात यहाँ पर बोली गई। यानी कि हम बहुत ज़्यादा ओपन जो है वो अब होकर काम करने वाले हैं, राइट। तो क्या बोलता है, द गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिसीज विच फॉल अंडर 3 हेड्स, राइट। गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज लेके आती है, वो जनरली 3 हेड के अंदर है। कौन सी वो 3 पॉलिसीज है? एक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको कि आप लोगों ने एनईपी का नाम भी दिया और जिसको कि आप लोगों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोला, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? लिबरलाइजेशन की, राइट। लिबरलाइजेशन का मतलब फ्री कर देंगे इंडियन इकोनॉमी को। कहता है as pointed out in the beginning, rules and laws which were aimed at regulating the economic activities become major hindrance in the growth and the development। सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि गवर्नमेंट, क्योंकि हम भी क्या करते थे बेटा, हम भी क्या कर सकते थे, हमने बेसिकली जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करके गए तो हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने हमारा क्या करने की कोशिश करी, एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश करी। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल, यानी कि गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल जो है वो रिसोर्सेज का अपने पास रखने की कोशिश करी, ताकि किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो नहीं किया जा सके। तो इसीलिए क्या किया गया बेटा, तो ये सबसे बड़ा लेकिन गवर्नमेंट का क्या है, एक ड्रॉबैक बना, और इसकी वजह से जो ग्रोथ और डेवलपमेंट थी वो बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो गई, राइट। तो क्या कहता है, लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू पुट एन एंड टू दिस रिस्ट्रिक्शंस एंड ओपन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, राइट। तो इसीलिए क्या बोला गया कि हम जो लिबरलाइजेशन है इसको क्या कर देंगे बेटा, खत्म कर देंगे। लिबरेशन जो है, राइट, इंट्रोड्यूस करेंगे और जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उस रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, और डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ, ताकि फेयर प्ले चल सके मार्केट के अंदर। दो अ फ्यू लिबरलाइजेशन मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1980 in areas of industrial licensing, export import policy, technology upgradation, fiscal policy and foreign investment. Reform policies initiated in 1991 were more comprehensive. Let us study some important areas such as the industrial sector, financial sector, tax reform, foreign exchange market and trade and investment sectors which received greater attention in after 1991। यानी कि 1980 के अंदर भी थोड़ा सा रिफॉर्म्स जो थे वो देखे गए, लेकिन वो उस लेवल के रिफॉर्म्स नहीं थे, उतने बड़े रिफॉर्म्स नहीं थे, लेकिन उस टाइम पर भी रिफॉर्म किए गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म्स लेकर आए गए वो 1991 के अंदर लाए गए, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और टैक्स रिफॉर्म्स जो है इन सेक्टर्स के अंदर जो आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। सो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया डी रेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स वर इन्फोर्स्ड इन वेरियस वेज, राइट। Industrial licensing, under which every entrepreneur had to get permission from the government official to start a firm, close a firm or decide the amount of goods that could be produced। तो सबसे पहले दिक्कत क्या थी, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका डीरेगुलेशन कर दिया गया। इसका मतलब पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी कि सर जो हम काम कर रहे हैं वो काम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सबसे पहली दिक्कत, राइट। उसके रिलेटेड परमिशन लेनी पड़ती थी, है ना, लाइसेंस लेना पड़ता था हर एक एंटरप्रेन्योर को, है ना, परमिशन लेना पड़ता है किससे, गवर्नमेंट से। दूसरी बात कि भैया हम ये फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। दूसरा, क्लोज करनी है फॉर्म तो भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तीसरा, कितने गुड्स जो है वो दे सकता हूँ या प्रोड्यूस कर सकता हूँ, उसके लिए भी हमें गवर्नमेंट से क्या करना पड़ता था, अप्रूवल लेना पड़ता था कि सर कितना प्रोड्यूस किया जा सकता है। सेकेंड, प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट अलाउड इन मैनी इंडस्ट्रीज, राइट। प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर अलाउ नहीं किया गया था। सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कुछ ही गुड्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर बनाई जा सकती थी, आप लोगों ने देखा, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रिजर्व करके या फिर कंट्रोल कर या फिर बचाकर रखा जा सके इस ऑब्जेक्टिव के साथ, राइट। और चौथा क्या था, कंट्रोल ऑन द प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो प्राइस को फिक्स करने की और डिस्ट्रीब्यूशन करने की सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की ये भी कोशिश की जाती थी, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। द रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन एंड आफ्टर 1991 रिमूव्ड मैनी ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शंस। ये 1991 के अंदर ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, इन रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, खारिज कर दिया गया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज एबलिश्ड, राइट। ये जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी ये क्या होगी, एबलिश होगी, खत्म होगी। फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल
बट प्रोडक्ट कैटेगरीज अल्कोहल, सिगरेट, हैजार्ड केमिकल, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, राइट, सबसे हटा दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया 1991 के बाद। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा, ये सेक्टर्स अपने पास रखे। तो यहां पर क्या बोला गया, द रिफॉर्म्स पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991, आफ्टर 1991, तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा देती है। लेकिन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज एब्लिश्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट कैटेगरीज, अल्कोहल, सिगरेट, हैजार्डियस केमिकल, इंडस्ट्री एक्सप्लोजिव, राइट, इन सब से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। द ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नाउ रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर आर अ पार्ट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड सम कोर एक्टिविटीज इन रेलवे ट्रांसपोर्ट। यानी कि ये सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने अपने पास रखने की कोशिश करी, बाकी इन सारे सेक्टर्स से क्या करा, इस चीज को हटा दिया गया और बोला गया कि अब आप अपने तरीके से क्या कर सकते हो, चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हो, बना सकते हो। Many goods produced by the small scale industries have now been de-reserved. In most industries, the market has been allowed to determine the price। और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज के अंदर किसको बोला गया, जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज के अंदर जो मार्केट है उसको बोल दिया गया कि लेट द मार्केट डिसाइड द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, कि क्या प्राइसेस होने चाहिए, कितने होने चाहिए, वो इंडस्ट्रीज जो है वो डिसाइड करे। आगे क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म आते हैं और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात यहाँ पर आती है। द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको बोला गया कि किसके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, आपकी आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, राइट। सो यू मे बी अवेयर दैट ऑल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया आर रेगुलेटेड थ्रू वेरियस नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द आरबीआई, राइट। तो ज्यादातर बैंक्स जो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। द आरबीआई डिसाइड द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक कैन कीप विद देमसेल्फ, फिक्स इंटरेस्ट रेट, नेचर ऑफ लेंडिंग टू द वेरियस सेक्टर्स एटसेट्रा। यानी कि आरबीआई का कंट्रोल जनरली रहता है कि सर कहां पर किस सेक्टर के अंदर ज्यादा पैसा जो वो इन्फ्यूज कर रहा है, वो अकॉर्डिंगली आरबीआई जो है वो करती है। और आरबीआई के द्वारा आप लोगों को पता है लेकर आई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी के तहत वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो करती है, राइट। One of the major aim of financial sector reform is to reduce the role of RBI from regulator to facilitator of the financial sector, राइट। रेगुलेटर से क्या बना दिया, उसे फैसिलिटेटर बना दिया। जो मेजर एम था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का, जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो वो लेकर आए गए, वो इस इंटेंशन के साथ लेकर आए गए कि जो आरबीआई है जो पहले रेगुलेटर के तौर पर काम करता था फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, अब उसका रोल हटाकर क्या कर दिया गया, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या बना दिया गया, फैसिलिटेटर बना दिया। यानी कि हेल्प करेगा फाइनेंशियल सेक्टर को ग्रो करने में। पहले रेगुलेट करता था, यानी कि पहले कंट्रोल करता था, अब उसको बोला गया तुम कंट्रोल नहीं करोगे, अब तुम मदद करोगे इसको ग्रो करने में। कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है बल्कि ग्रो के लिए मदद करने वाले हो। अब दिस मीन्स दैट द फाइनेंशियल सेक्टर में बी अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन मैनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग टू द आरबीआई। बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर जो है वो कंसर्न कर सकता है, लेकिन अब आरबीआई से रिक्वायरमेंट नहीं है आपको डिसीजन लेने की, परमिशन लेने की। द रिफॉर्म पॉलिसी लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक, इंडियन एज वेल एज दी फॉरेन, राइट। तो क्या कहता है यहाँ पर, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को बनाने की बात की गई जो कि इंडियन भी थे, और फॉरेन बैंक्स को भी बोला गया कि आप भी ऑपरेट करिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 74%, राइट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट यानी कि बैंक के अंदर जो फॉरेनर्स जो पैसा लगा सकते हैं उसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया, यानी कि राइट यहाँ पर क्या कर दिया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बैंकिंग सेक्टर के अंदर बढ़ा दिया गया और बोला गया 74% तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस बैंक्स विच फुलफिल सर्टेन कंडीशंस हैव बीन गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस विदाउट द अप्रूवल ऑफ द आरबीआई, राइट, एंड रैशनलाइज देयर एग्जिस्टिंग ब्रांच टुवर्ड्स वर्क, राइट, ब्रांच नेटवर्क्स, राइट। तो क्या बोला गया कि सर जो बैंक बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं उनके पास क्या है, इतनी फ्रीडम दे दी गई कि आप लोग जो है बढ़िया तरीके से क्या करिए, पॉलिसीज को फ्रेम करिए। आप अगर एक्सपेंशन करना चाहते हैं आप एक्सपेंशन करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी एक्सपेंशन करने के लिए, राइट। जो कुछ कंडीशंस लगाएगी अगर आप वो फुलफिल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप काम करिए बढ़िया से, कोई नहीं रुकेगा। दो बैंक हैव बीन गिवन द परमिशन टू जनरेट रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, सर्टेन मैनेजरियल एस्पेक्ट्स हैव बीन रिटेन्ड विद द आरबीआई टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द अकाउंट होल्डर्स। यानी कि कुछ चीजें लेकिन फिर भी आरबीआई के हाथ में रखी गई, ताकि अगर सारा ही कंट्रोल दे दिया जाएगा तो आपको पता है पावर आएगी, तो पावर की वजह से कहीं ना कहीं मिसयूज होगा उस पावर का। तो ये बात यहाँ पर बोलेगी कि मिसयूज ना हो, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए इस चीज के ऊपर ध्यान दिया गया कि सर कुछ पावर जो है वो किसके पास रहे, आरबीआई के पास देखने के लिए मिले,
राइट। आगे क्या कहता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि बाहर से जो इन्वेस्टर थी, राइट, इन्वेस्टर थे, उनको क्या बोला गया, सच एस मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट ऑल्सो, राइट। यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को बोल दिया गया कि आप भी आइए इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करिए, यू आर मोस्ट वेलकम, आइए इन्वेस्ट करिए और जो भी यहाँ की परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों का आनंद लीजिए, यानी कि उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपना फ़ायदा जो है आप लोग देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम पहले भी ये चीज़ें देख चुके हैं, लेकिन अब जो है ये, लेकिन ऑब्जेक्टिव अलग है, अब कंट्री को ट्रांसफॉर्म करने की बारी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें देख रहे हैं। टैक्स रिफॉर्म के अंदर क्या देखा गया, टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न्ड विद द रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज विच आर कलेक्टिवली नोन एज फिस्कल पॉलिसीज, राइट। तो टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर क्या बोला गया कि सर टैक्स रिफॉर्म बेसिकली कंसर्न थे किसके साथ में, गवर्नमेंट के टैक्सेशन पॉलिसी के साथ में और खर्चों से रिलेटेड, यानी कि गवर्नमेंट जो है कैसे टैक्स के थ्रू पैसा उठाने वाला है, यानी कि कैसे, क्योंकि टैक्स आप लोगों को पता है इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, तो इसके थ्रू कैसे गवर्नमेंट के पास जो वो पैसा आने वाला है, और दूसरी बात इसके थ्रू क्या बोले कि गवर्नमेंट जो वो किस तरह से इसको खर्च करने वाला है, उससे रिलेटेड क्या है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर ये चीज़ें जो बेसिकली बताई जाती है, आपको पता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, आपको पता है डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स कंसिस्ट करता है वो टैक्स जो कि इनकम ऑफ द इंडिविजुअल के ऊपर चार्ज होता है, एज वेल एज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। 1991 के अंदर क्या हुआ, देयर हैज बीन अ कॉन्टिन्यूअस रिडक्शन इन द टैक्स ऑन द इंडिविजुअल इनकम एज इट वाज फेल्ट दैट हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स वर एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द टैक्स इवेजन, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आप लोग टैक्स लगाओगे तो लोग क्या करेंगे, टैक्स को चुराने की कोशिश करेंगे, टैक्स ना पे करने के तरीकों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने बोला कि ये टैक्स लो, लेकिन इतना टैक्स लो कि लोग खुशी से दे दें तुम्हें, राइट। यानी कि लोग जो है उनको भी देते टाइम पर ज़्यादा दुख ना हो कि भाई हम इतनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, उसके बाद हमें इतनी अमाउंट जो वो गवर्नमेंट को देनी पड़ रही है फ्री में, फोकट में, राइट। So it is now widely accepted that moderate rate of income tax encourage savings and voluntary disclosure of the income. The rate of corporation tax, which was very high earlier, has been gradually reduced. तो corporate tax जो होता है, corporate tax basically किसके ऊपर लगाया जाता है, तो corporate tax लगाया जाता है आपकी कंपनी के ऊपर। तो कंपनी से कॉर्पोरेट टैक्स को क्या कर दिया गया, रिमूव, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स को भी क्या कर दिया गया, यहाँ पर कम कर दिया गया। Efforts have also been made to reform the indirect taxes. Taxes levied on the commodities in order to facilitate the establishment of a common national market for goods and commodity. Indirect taxes को भी कम करने की कोशिश की गई, यानी कि जो commodities के ऊपर, indirect tax किसके ऊपर लगता है, आपकी गुड्स के ऊपर लगता है, राइट। तो गुड्स के ऊपर जो आपका टैक्स लग रहा है, उस टैक्स को भी कम करने की कोशिश यहाँ पर की गई 1991 के अंदर। इन 2016 द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड अ लॉ, राइट। 2016 के अंदर क्या हुआ, भारत की गवर्नमेंट आपको पता है एक लॉ पास करती है और उसका नाम क्या है, जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2016, राइट, टू सिंप्लीफाई and introduce a unified indirect tax payment system in India. This law came into effect from July 2017. कब से इफेक्ट में आता है, जुलाई 2017 से इफेक्ट में आ जाता है, लेकिन पास कब किया गया, ये 2016 के अंदर किया गया। This was accepted, right? It was expected that it will add some additional revenue for the government. टैक्स इवेजन जो है वो बचेगा, क्योंकि इसका मेन नारा क्या था, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, राइट। इसका कहना क्या था कि भाई एक टैक्स हो, एक देश हो और एक मार्केट हो, ताकि भाई लोग जो है इवेजन ना करें टैक्स का, क्योंकि पहले क्या था, टैक्स सिस्टम को बहुत सारे पार्ट्स के अंदर बांटा गया था, जिसकी वजह से लोग जनरली क्या करने की कोशिश करते थे, टैक्स को इवेड करने की कोशिश करते थे। अनदर कंपोनेंट ऑफ द रिफॉर्म्स इन दिस एरिया इज सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा सा आसान भी हो जाए, क्योंकि इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है वो थोड़ा सा क्या है, कम्बरसम है, राइट। कम्बरसम का मतलब है थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा जटिल है। इसकी वजह से क्या सोचा गया है कि सर थोड़ा सा टैक्स सिस्टम को अपन लोग क्या करते हैं, फ्री करते हैं, और जब थोड़ा सा टैक्स सिस्टम जो बढ़िया से देखा जाएगा, फ्री होगा, या फिर उसके अंदर थोड़ी सी जो पेपर वर्क है बहुत ज़्यादा नहीं होगा और आसान हो जाएगा, तो लोग जाहिर सी बात है बेहतर तरीके से टैक्स को समझ भी पाएंगे और अच्छी तरह से उसको पे भी कर पाएंगे, ऐसा बोला गया इसके अंदर, right. Another component of the reforms in this area is simplification. In order to encourage better compliance on the part of the taxpayer, many procedures have been simplified and the rates also subsequently lowered. पहले कितने जगह पर आपको टैक्स पे करने के लिए जाना पड़ता था, ऑफलाइन कितना ज़्यादा दिक्कतें आती थी टैक्स पे करने के लिए, लेकिन अब क्या कर दिया गया, सिंप्लीफाइड कर दिया गया। तो सिंप्लीफाइड करते हुए क्या हुआ, लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया, अब कोई भी आम पर्सन भी है वो अपने एंड पे भी क्या कर सकता है, टैक्स पे कर सकता है, उनको ज़्यादा दिक्कत जो है इसके अंदर नहीं आने वाली है, ऐसा
बोला गया, राइट। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स आते हैं। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिफॉर्म आता है वो है एक्सटर्नल सेक्टर वॉज मेड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, राइट। इन 1991 एज एन इमीडिएट मेजर टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस द रुपी वॉज डिवैल्यूएड, राइट। इंडियन रुपीज को क्या कर दिया जाता है, डिवैल्यूएट कर दिया जाता है। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि पहले अगर एक यूएस डॉलर जो है वो 80 रुपये का मिल रहा है, तो अब एक यूएस डॉलर जो है उसके बदले में कितने रुपीस मिलेंगे, 86 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब करेंसी का क्या हो रहा है, डिवैल्यूएशन हो रहा है, राइट। हमारी करेंसी डिवैल्यूएट हो रही है अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, और इसकी वजह से क्या हुआ, बाहर से पैसा आना शुरू हो गया, राइट। इनफ्लो क्यों होगा, क्योंकि सर जब एक करेंसी डिवैल्यूएट होगी तो यानी कि $1 के बदले पहले 80 मिलते थे, अब $1 के बदले में 86 रुपये मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है ये इन्वेस्टर्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ कि आप आइए और हमारी कंट्री में क्या करिए, इन्वेस्ट करिए। और इन्वेस्टर भी आएगा क्योंकि उसको क्या है, 6 रुपये ज़्यादा मिल रहा है $1 के अगेंस्ट में। It also set the tone of the determination of the rupees value in the foreign exchange market from the government control। यानी कि यहाँ पर सीधी सी बात है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात की जाने लगी, राइट। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज की बात की जाने लगी क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल को यहां से हटाने की कोशिश करी। नाउ मोर ऑफन देन नॉट मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट बेस्ड ऑन द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि हम लोग जो है अब फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज की तरफ मूव करने लगे फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सचेंज, राइट, फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, राइट। फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम से, फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज से हम लोग किसकी तरफ जाने लगे, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज की तरफ हम लोगों ने मूव करने की कोशिश करी। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन ऑफ द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिजाइम was initiated to increase international competitiveness of industrial productions and also foreign investments and technologies into the economy। तो यहाँ पर ट्रेड को क्या कर दिया गया, लिबरलाइज कर दिया गया, लिबरलाइजेशन कर दिया गया ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉलिसीज का, ताकि इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंक्रीज हो सके, इसके लिए जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज है वो बहुत ज़्यादा लीनियंट और बहुत ज़्यादा आसान जो है वो बना दी गई, राइट। इस चीज के ऊपर क्या है, ज्यादा ध्यान दिए जाने लगा। द एम वॉज ऑल्सो टू प्रमोट द एफिशिएंसी, राइट। द एम वॉज टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ द लोकल इंडस्ट्रीज एंड अडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब क्या होगा, जब कंपटीशन होगा तो जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले कंपटीशन नहीं था। तो अपन लोग क्या है, जो भी चीज़ बना रहे हैं वही चीज़ जो वो बिकने वाली है, तो लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उनको बस वो चीज़ परचेज करनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं उसको परचेज करना। दे डोंट हैव मच ऑप्शन फॉर डैट। तो क्या करेंगे, तो सर इस सिनेरियो के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, ट्रेड को लिबरलाइज कर दिया गया और फॉरेनर्स को अलाउड कर दिया गया कि आप आइए और आप इसका बेनिफिट उठाइए, राइट। तो टेक्नोलॉजीज को भी अडॉप्ट करने की बात जो है यहाँ पर बोली गई। In order to protect the domestic industries, India was following a regime of quantitative restrictions on import, right? अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए पहले क्या होता था कि बाहर से अलाउड नहीं था, राइट, एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। तो जब अलाउड नहीं था वो क्यों नहीं था, क्योंकि सर अपने डोमेस्टिक मार्केट को क्या करे, इंडियन गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करके रखे, बचा कर रखे, है ना। इस पर्सपेक्टिव के लिए ज़रूरी था कि राइट, तो उसके लिए क्या कर रखा था उन्होंने, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे किसके ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, कि हम लोग बाहर से इंपोर्ट ही नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है जब इंपोर्ट नहीं होगा तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होंगे, बल्कि लोकली हमें चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। दिस वॉज इनकरेज थ्रू टाइट कंट्रोल ओवर इंपोर्ट एंड कीपिंग द टैरिफ वेरी हाई। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा जाता था किसके ऊपर, इंपोर्ट्स के ऊपर, और टैरिफ जो थे यानी कि जो हमारे टैक्सेस थे, यानी कि इंपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटीज थी उसको बढ़ा दिया गया, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। दीज पॉलिसीज रिड्यूस एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस विच लीड टू स्लो ग्रोथ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और इसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है वो बहुत कम देखी गई। द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स एम्ड एट, जो ये ट्रेड पॉलिसी आई इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, नंबर 1 डिसमेंटलिंग ऑफ द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट, यानी कि ये जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, राइट, इसको खत्म कर दिया गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से, और रिडक्शन कर दिया गया किसका, टैरिफ्स का, किसका, टैरिफ रेट्स को भी क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स फॉर इंपोर्ट, import licensing was abolished except in case of hazardous and environmentally sensitive industries, यानी कि import license जो है
वो भी दिया जाने लगा। और लेकिन ध्यान इस चीज़ के ऊपर रखा गया, उन चीज़ों का इंपोर्ट लाइसेंस नहीं दिया गया जो कि बहुत ज़्यादा हैजार्डस है या फिर इन्वायरमेंट अफेक्टिंग है, यानी जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वर आल्सो फुली रिमूव्ड फ्रॉम अप्रैल 2001। एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशंस ऑफ द इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। एक्सपोर्ट ड्यूटीज को भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी क्या कर दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। राइट नाउ यू हैव एन एक्टिविटीज। सबसे पहले क्या, गिवन एग्जांपल ईच ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट फॉरेन बैंक, एफआईआई एंड म्यूचुअल फंड्स। इसका उदाहरण दीजिए। विजिट ए बैंक इन योर लोकेलिटी विद योर पेरेंट्स, ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट द फंक्शंस इट परफॉर्म, डिस्कस द सेम विद योर क्लासमेट एंड प्रिपेयर अ चार्ट ऑन इट। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स इफ दे पे टैक्सेस, इफ यस किस टाइप का टैक्स पे करते हैं और किस तरह से पे करते हैं उसके बारे में बताइए। डू यू नो दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कंट्रीज यूज्ड टू कीप सिल्वर एंड गोल्ड ऐसे रिजर्व्स। पढ़ते हैं आप लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में, कहाँ पे, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में वैसे भी पढ़ा ही जाता है। फाइंड आउट इन व्हाट फॉर्म डू वी कीप आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड फाइंड आउट from newspaper, magazines and the economic survey how much foreign exchange reserves India had during the last year. right, इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व्स कितना था। ऑल्सो फाइंड आउट करने की कोशिश करिए फॉरेन करेंसी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड इट्स लेटेस्ट एक्सचेंज रेट विद इंडिया। राइट, इंडिया के साथ राइट उनकी करेंसी क्या है। सबसे पहले आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप करेंसी देखें कि करेंसी क्या है। यूएसए की क्या है, जैसे यूएसए की क्या है, डॉलर है। यूके की पाउंड है। जापान की येन है। चाइना की युआन है। कोरिया की क्या है, सिंगापुर की क्या है और जर्मनी की क्या है। इनकी करेंसी बताइए और उसके बाद बताइए कि सर अगर मुझे एक करेंसी, अगर एक डॉलर अगर मुझे परचेज करना हो या फिर एक यूनिट मुझे इनकी करेंसी की अगर परचेज करनी हो तो मुझे उसके बदले में कितनी अमाउंट जो है वो देनी पड़ेगी, किसकी, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की। इसके बारे में भी पता करने की थोड़ी सी कोशिश करिए। राव आगे क्या आता है बेटा, आगे होता है बेटा प्राइवेटाइजेशन, है ना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, पहले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। प्राइवेटाइजेशन करते ही प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है मार्केट के अंदर बढ़ जाएगा। द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर विल इंक्रीज। इट इंप्लाइज शेडिंग ऑफ द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस, यानी कि जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस है उनका जो कंट्रोल है उसको कम करना। गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन टू वेज। गवर्नमेंट कंपनीज को भी प्राइवेट कंपनीज के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की जाने लगी दो तरीकों से। नंबर 1, बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम by withdrawal of the government from the ownership and management of the public sector company। गवर्नमेंट की ओनरशिप को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से कम करने की कोशिश की जाने लगी। और दूसरा क्या है, बाय सेल ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज। पब्लिक सेक्टर कंपनीज की क्या करने लगे, सेल्स पब्लिक सेक्टर कंपनी को बेचने लगे, जिसका मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया गया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, उन यूनिट्स का जो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रही थी। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द पब्लिक इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। उसको क्या बोला जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की स्टेक्स को बेचना, किसको, प्राइवेट प्लेयर्स को, उसको क्या बोला जाता है, प्राइवेटाइजेशन बोला जाता है। द पर्पस ऑफ द सेल according to the government was mainly to improve financial discipline and facilitate modernization. It was also envisaged that private capital and managerial capabilities could be effectively utilized to improve the performance of the PSU। यानी कि पूरा कंट्रोल करके रखने की आवश्यकता है ताकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का जो कंट्रोल है उसको बेहतर किया जा सके इस ऑब्जेक्टिव के साथ में। आगे आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है नवरत्न का और पब्लिक एंटरप्राइजेस पॉलिसीज का। यू मस्ट हैव रीड इन योर चाइल्डहुड अबाउट द फेमस नवरत्न और 9 ज्वेल्स इन इंपेरिकल कोर्ट ऑफ द किंग विक्रमादित्य हु वर एमिनेंट पर्सन ऑफ द एक्सीलेंस इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड नॉलेज। 9 रत्नों के बारे में आप लोगों ने विक्रमादित्य के मॉडल के अंदर, एक राजा थे उनके अंदर देखा होगा आपने, राइट। उनके राजा वगैरह जो हुआ करते थे, राजा मंत्री वगैरह जो थे, उनको उन्होंने नाम दिया था क्या, नवरत्न, राइट। और ऐसे ही नवरत्न जो है, अगर हिस्ट्री के अंदर वैसे तो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है लेकिन फिर भी जहाँ तक आइडिया है, अकबर के दरबार में भी शायद नवरत्न जो थे वो देखा जाता था, ये कॉन्सेप्ट भी देखा गया था। आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट बट आई हैव रेड, राइट। In order to improve efficiency, infuse professionalism and enable them to compete more efficiently in the liberalized global environment। यानी कि इंडिया ने भी क्या करा, अपने नवरत्नों को पहचाना
और बताया कि हमारे नवरत्न कौन है। तो द गवर्नमेंट आइडेंटिफाई पीएससीज एंड डिक्लेयर देम एज महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न। तो गवर्नमेंट ने भी क्या करा, ऐसे अपने नवरत्नों को निकाला, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को निकाला, ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को निकाला जिनसे उन्हें फायदा हो सकता है लॉन्ग रन के अंदर। तो उन्होंने क्या बोला, द गवर्नमेंट आइडेंटिफाई पीएससी, और इन्होंने उनको क्या नाम दिया, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न के नाम से उनको जानने लगे। दे वर गिवन ग्रेटर मैनेजरियल एंड ऑपरेशन ऑटोनॉमी एंड टेकिंग वेरियस डिसीजन टू रन द कंपनी एफिशिएंटली एंड दस इंक्रीज द प्रॉफिट, और इसकी वजह से प्रॉफिट जो वो बढ़े, राइट। इनको ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग पावर दी गई कि आप डिसीजन लेंगे, अपने तरीके से चीज़ों को बनाएंगे ताकि जो है हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़े, राइट। इन टेकिंग वेरियस डिसीजन टू रन द company efficiently and that will increase the profit. Greater operational, financial and managerial autonomy has been granted to profit making enterprises referred to as mini ratans. इनको भी ये पावर दी जाने लगी। The central public sector enterprises are designated with the different status. A few example of the public sector enterprises with their status are as follow, right? महारत्ना जैसे कि इंडिया के अंदर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। नवरत्नास के अंदर कौन है आपकी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि MTNL, जो कि BSNL और MTNL आपने सुना होगा नाम। एंड मिनी रत्न के अंदर आपका भारत संचार नगर निगम यानी कि BSNL, और उसका क्या है AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और दूसरा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC जो है वो इसके अंदर मिनी रत्न के अंदर आती थी। Many of these profitable PSCs were originally formed during the 1950s and 1960s. With self-reliance was an important element of the public policy. They were set up with the intention of providing infrastructure and direct employment to the public so that the quality and product reaches the masses at a nominal cost and the company themselves can be made accountable to the stakeholder. आगे क्या बोलता है? The granting of the status resulted in the better performance of the company. Scholar alleged that instead of facilitating public enterprises in their expansion and enabling them to become global player, the government partially privatized them. क्या करते हैं इन्हें कि भैया गवर्नमेंट रखकर ही फायदा नहीं है, कहते हैं इनको प्राइवेटाइज कर दो। कई बार ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं आपके सामने भी, यानी कि आज की गवर्नमेंट के सामने भी, कि बहुत सारे सेक्टर्स को क्या कर दे गवर्नमेंट, प्राइवेटाइज कर दे ताकि ज़्यादा फायदा जो है वो मिल सके, राइट। देम थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, राइट, डिसइन्वेस्टमेंट के तहत प्राइवेटाइज कर दिया जाए। ऑफ लेट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिटेन देम इन द पब्लिक सेक्टर्स एंड इनेबल देम टू एक्सपेंड देमसेल्फ इन द ग्लोबल मार्केट एंड रेस रिसोर्सेज बाय देमसेल्फ फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट। यानी कि इनको बोल दिया गया कि आप खुद अपने तरीके से काम करिए और अपने तरीके से आप डिसाइड करिए, हम आपको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे बल्कि हम आपको अपने पास रखेंगे, आप अपने तरीके से काम करिए और आप खुद देखिए कि किस तरह से हमने रिसोर्सेज को जनरेट करना है, हमने रिसोर्सेज को एक्सपेंड करना है ताकि हम लोग जो है ज़्यादा प्रॉफिट, यानी कि गवर्नमेंट जो है जो ज़्यादा प्रॉफिट बना सके इस ऑब्जेक्टिव के साथ। आगे क्या है, वर्क ऑन दिस टॉपिक्स, राइट। कुछ इसके अंदर ये बोला गया कि कुछ स्कॉलर्स को ये लगता है कि डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो बेहतर तरीका रहेगा स्प्रेड करने के लिए चीज़ों को। उसके बाद आप लोग ये एक्टिविटीज़ देख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राइट। आप लोगों को इसको समझने में मजा आएगा अगर आप लोग ये एक्टिविटीज़ करते हैं। तो एक्टिविटीज़ इसलिए डाली गई है क्योंकि NCERT बेस्ड सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि आप NCERT को अच्छी तरह से समझें ताकि आप लोग बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। क्योंकि NCERT अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ ली तो बोर्ड्स पर स्कोर करना अच्छा 100% पक्का है। द गवर्नमेंट एनविसेज दैट प्राइवेटाइजेशन कुड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इम्प्यूटस टू द इनफ्लो ऑफ द FDI। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि प्राइवेटाइजेशन करो, इसकी वजह से क्या होगा, FDI आएगा, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से पैसा आने वाला है। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो मेड अटेम्प्ट टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय गिविंग देम ऑटोनॉमी इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। PSUs को बोला गया कि आप अपने मैनेजरियल डिसीजन खुद लेंगे, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसके अंदर नहीं देखा जाएगा। फॉर इंस्टेंस सम PSUs हैव बीन ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस एज महारत्नास, नवरत्नास और मिनी रत्नास, राइट। ये इनके पावर के बेसिस पर यानी कि इनके अथॉरिटी के बेसिस पर ये नाम जो है वो जनरली दिए गए कि किसके पास कितनी पावर जो है वो रहने वाली है। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है ग्लोबलाइजेशन का। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम एक कंट्री की इकोनॉमी को यानी कि इंडिया की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में, यानी कि आज आप लोगों को पता है कि वी आर कनेक्टेड टू एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उस टाइम पर भी यही कोशिश की गई। अगर इंडिया अपने आप को ग्लोबलाइज नहीं करता तो ग्लोबलाइज नहीं कर पाता तो क्या होता कि सर वो आज अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से जो बेनिफिट थे
वो देखने को नहीं मिलते जो आज हम लोग देख रहे हैं। आज भी इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी के तौर पर रह जाती जो कि बाकियों से बहुत अलग होती, राइट। क्यों? क्योंकि बाकियों के साथ हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते, और इसका परिणाम क्या होता है कि हम विश्व के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो परिणाम आ रहे हैं, उन परिणामों के ऊपर कभी डिटेल में सोच ही नहीं पाते। वहीं पर अगर मैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करता हूं तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है सर? ऑल्दो ग्लोबलाइजेशन इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। कहता है ऐसा समझा जाता है जो मैंने आपको बताया, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ऐसा कर पाना इतना ज्यादा आसान नहीं है, ऐसा बोला गया। इट इज an outcome of the set of the various policies that are aimed at transforming the world toward greater independence and integration. It involves creation of networks and activities transcending economic, social and geographical boundaries. Globalization attempt to establish links in such a way that the happening in India can be influenced by events happening miles away. It is turning the world into one whole or creating a borderless वर्ल्ड। यानी कि पूरा का पूरा विश्व जो है एक परिवार के जैसे है, क्योंकि पूरे के पूरे विश्व को हम लोगों ने आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया एक दूसरे के साथ में। ओके, नाउ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? जैसे कि आपने कई बार बीपीओ का नाम सुना होगा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। अब बहुत सारे कंट्रीज जो है जहां पर लेबर्स बहुत ज्यादा महंगी है, वो क्या करते हैं? अपने काम को जनरली आउटसोर्स कर देते हैं, राइट। कैसी कंट्रियों में? जहां पर लेबर जो बहुत आसानी से मिल जाती है, जैसे चाइना जैसी कंट्रीज हो गई, इंडिया हो गई। यहाँ पर लेबर जो बहुत ज़्यादा आसानी से अवेलेबल है, कम प्राइसेस पर जो काम जो आसानी से हो जाता है। तो इसीलिए राइट आउटसोर्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए देखा गया बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन। In outsourcing, a company hires regular services from the external source, mostly from other countries which are previously provided internally or from with the countries like, right, क्या बोलता है? Like legal advice, computer services, advertisement, security, each provided by the respective department of the company. As a form of economic activities, outsourcing has intensified in recent time because of the growth of the fast modes of communication, particularly the growth of the information technology IT sector. Many of the services such as voice based business processes popularly known as BPO और call center record keeping, ये सारे के सारे धंधे जो हैं वो जम पाए बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता, राइट। ये बात इसके अंदर बोली गई, राइट। राइट, बैंकिंग सेक्टर, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, बुक ट्रांजेक्शंस, क्लिनिकल एडवाइसेस और इवन टीचिंग्स आर बीइंग आउटसोर्स्ड बाय कंपनीज इन डेवलप्ड कंट्रीज, right, in developed countries to India. With the help of modern telecommunication link including internet, the text, voice and visual data is in respect of these services is digitized and transmitted in the real time over continents and national boundaries. Most multinational corporations and even small companies are outsourcing their services to India where they can be availed at a cheaper cost with reasonable degree of skills and accuracy. The low wage rate and availability of the skilled manpower in India have made it a destination for the global outsourcing in the post-reform period. अब भारत जैसी कंट्री के अंदर क्या हो रहा है सर? हमारा बीपीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो वो आ रही है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर लेबर जो बहुत ज़्यादा सस्ती है, यहाँ पर स्किल्ड लेबर है, लेबर स्किल्ड भी है, लेबर सस्ती भी है, काम भी अच्छे से करके दे रही है, सारी चीज़ें दे रही है, और वहाँ पर उनको अपनी कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइसेस जो पे करने पड़ रहे हैं उसी सर्विसेज के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं? आउटसोर्स कर रहे हैं उस चीज़ों को, राइट। और यहाँ पर आप लोग उदाहरण देख रहे हैं, देखो ये पर्सन है, राइट, ये पर्सन है किसी और कंट्री में, राइट, लेकिन सैटेलाइट्स के थ्रू क्या हो रहा है? वो सारी की सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। आउटसोर्सिंग अ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द बिग सिटीज़। एक बिग सिटीज़ के अंदर क्या है? एक नई एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का साधन है, संसाधन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से मदद करने वाली है? द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1995 एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू द जनरल एग्रीमेंट्स ऑन द ट्रेड एंड टैरिफ, राइट। इससे पहले गैट हुआ करता था, यानी कि जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड टैरिफ हुआ करता था। उसके बाद आती है आपकी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1991 के अंदर, 1995 के अंदर। GTA जो अपना गैट है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, जब उसकी 23 ही कंट्रीज जो थी वो मेंबर हुआ करती थी एज द ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू एडमिनिस्टर ऑल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। WTO is expected to establish a rule-based trading regime in which nations cannot place arbitrary restrictions on the trade. In addition,
its purpose is also in large production and trade of the services to ensure optimum utilization of the world resources and to protect the environment। यानी कि इसका जो बेसिक फंडा है क्या है कि सर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज हो सके वर्ल्ड लेवल के ऊपर, और इन्वायरमेंट को भी साथ ही साथ में क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल थ्रू रिमूवल ऑफ द टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। यानी कि इस चीज़ को भी सुनिश्चित करती है कि किसी भी तरह के टैरिफ या फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है वो ना लगाए जाएं, ताकि किसी भी तरह से ट्रेड को क्या किया जा सके, रोका जा सके, राइट। एंड प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू द ऑल द मेंबर कंट्रीज, यानी कि सारे के सारे मेंबर्स कंट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी दी जाए। एज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द WTO, इंडिया हैज़ बीन इन द फोरफ्रंट ऑफ द फ्रेमिंग fair global rules, regulations and safeguards and advocating the interests of the developing world. India has kept its commitments toward liberation of trade made in WTO by removing quantitative restrictions on the imports and reducing tariff rates, right? India ने tariff rates को क्या कर दिया, कम कर दिया, right? ये कुछ आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड मेजर सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का वो किस तरह से बढ़ा या कम हुआ उसके बारे में। जैसे कि 1980 से 1991 के बीच में देखते हैं तो एग्रीकल्चर 3.6% कॉन्ट्रीब्यूट करता था जीडीपी में, 3.3% हुआ, कम हुआ और 2014-15 में -0.2 हो गया। इंडस्ट्री 7.1% करती थी और ये 7% हो गई। सर्विस सेक्टर 6.7, राइट, और 8.2, 7.8, राइट, इस तरह से ये बढ़ता चला गया। टोटल अगर मैं बात करता हूँ तो हमारी जीडीपी 5.6%, 6.4%, 7.8, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रोल है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा, राइट। और ये सोर्स कहाँ से लिया गया है, ये बेसिकली सोर्स लिया गया है इकोनॉमिक सर्वे फॉर द वेरियस ईयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोर्स है। तो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोर्स है तो जनरली एक वैलिड सोर्स जो है इसको माना जा सकता है, राइट। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। डाटा पर्टेनिंग टू द ग्रोस वैल्यू एडेड, द GVA इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द जीडीपी बाय एडिंग सब्सिडी। ये आप लोगों को पता है, ये आप लोग नेशनल इनकम के अंदर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इसको अभी नहीं यहाँ पर समझेंगे क्योंकि इसको हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑलरेडी कवर करते हैं किसके अंदर, नेशनल इनकम के अंदर, और हमने ऑलरेडी इसको कवर किया हुआ है नेशनल इनकम के अंदर, राइट। क्लियर है? चलिए आइए अब आगे समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा ध्यान से। कंक्लूजन समझते हैं, और कंक्लूजन क्या कहता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या जाना कि जो प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है थ्रू लिबरेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज हैज प्रोड्यूस पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिजल्ट फॉर इंडियंस एंड द अदर कंट्रीज। सम scholars argues that globalization should be seen as an opportunity in terms of greater access to the global market, high technology and increased possibility of the large industries of the developing countries to become important players in the international market। यानी कि कई मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है एक बहुत अच्छी बात है ग्लोबलाइजेशन करना, क्योंकि कुछ जो है इसको फेवर में है, कुछ ग्लोबलाइजेशन के फेवर में है, और कुछ कहते हैं कि सर ये अच्छी बात नहीं है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन अच्छा स्टेप नहीं था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन कई कहते हैं कि सर इट वाज अ गुड स्टेप, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी द क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट ग्लोबलाइजेशन इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ द डेवलप्ड कंट्री टू एक्सपैंड देयर मार्केट इन द डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। तो ये जनरली क्या बोला गया, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं कुछ भी नहीं है सर, एक तरीका है जिसके थ्रू जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज है वो बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रही है, डेवलपिंग कंट्रीज में अपने आप को बसाने की कोशिश कर रही है ताकि ज़्यादा फायदा जो है, ज़्यादा मुनाफा जो है उनके द्वारा कमाया जा सके। अकॉर्डिंग टू देम इट हैज़ कॉम्प्रोमाइज द वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द पुअर कंट्रीज। इट हैज़ फर्दर बीइंग पॉइंटेड आउट दैट market-driven globalization has been widened the economic disparities among nations and people. Viewed from the Indian context, some studies have stated that the crisis that erupted in the early 1990s was basically an outcome of the deep-rooted inequalities in Indian society and economic reform policies, right? यानी कि कईयों ने इसको एक्सेप्ट किया और कईयों के द्वारा इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, डिफरेंट तर्क देकर। और अब आप लोगों के लिए कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप लोगों को जरूर करने चाहिए, आपके एग्जाम में हो सकता है डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। व्हाई वर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया से लेकर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होता है, बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड क्या होता है, स्ट्रेटेजिक और मैनेटरी सेल क्या होता है, राइट। टैरिफ इम्पोज क्या होता है, टैरिफ क्यों लगाया जाता है,
क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं से लेकर नवरत्नास क्या है और नवरत्न से रिलेटेड जो पॉलिसीज है वो गवर्नमेंट को किस तरह से मदद करती है पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ में, और इसी तरह से और भी चीज़ें जो है इसके अंदर बताई गई हैं। और ये इंपॉर्टेंट, ये एक टेबल दिया गया है जहां पर आप लोगों को इस टेबल को बहुत अच्छी तरह से समझना है और डाटा को प्रेजेंट करना है इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, राइट। और ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोगों को जरूर करने चाहिए, राइट। और ये रेफरेंसेस है कि कहां से इस रेफरेंस को उठाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th की और बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोग पढ़ना चाहते हैं और साथ ही साथ में अगर तैयारी करना चाहते हैं CUT की, तो अड्डा 247 किस तरह से आप लोगों की मदद कर सकता है बता देता हूँ। तो आप हमारा बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सिंपली यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाकर लिखना है अड्डा 247। क्या लिखेंगे? अड्डा 247 लिखेंगे। और जैसे ही अड्डा 247 के आप जैसे ही अड्डा 247 पे सर्च करेंगे, आपको सबसे पहला जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑल कोर्सेज के ऊपर जाना है। जैसे ही ऑल कोर्सेज के ऊपर जाएंगे, आप जाएंगे अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर। जैसे ही यहाँ जाएंगे आप जाएंगे CUT कॉमर्स के ऊपर, और CUT कॉमर्स के अंदर सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा ये महापैक। इस महापैक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। आप जैसे ही इस कूपन कोड को हटाएंगे और बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कूपन कोड लगाना है, और वो कूपन कोड है Y828। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर 1870 रुपये के आसपास का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, यानी कि पूरा का पूरा कोर्स आपको 9129 रुपये में खरीदने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू आपकी पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी और पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होने वाली है, राइट। आपके CUT एग्जाम के लिए, जहां पर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे आपकी मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, सारे के सारे टॉपिक्स करवाए जाएंगे। लेकिन मत भूलिएगा इस कोड को लगाना Y828। अगर आप इस कोड को लगाएंगे तो आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो देख सकते हैं 20% का। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।